गुड आफ्टरनून भी मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको, और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, शाम बखैर। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय विद डॉक्टर आफिया। और यहाँ मैंने गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग साथ इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि 4-5 बजे तो आफ्टरनून हो रहा होता है, ये इवनिंग थोड़ी होती है। तो मैं कहती हूँ हाँ वैसे हमारे लिए तो ये आफ्टरनून ही हो रहा होता है, लेकिन फिर इवनिंग भी है, शाम की चाय भी है, क्योंकि चाय तो हम शाम में पीते हैं, आफ्टरनून में तो नहीं पीते, हम तो उसको शाम की चाय कहते हैं। तो अब मैं आपको गुड आफ्टरनून भी कहूँगी और गुड इवनिंग भी करूँगी, जिसको जो समझ में आ रहा है या जिसके लिए जो सूटेबल है वो अपने ऊपर वो एप्लीकेबल करवा ले। ठीक है जी, आज हम चाय का कप पीते हुए क्या बात करने वाले हैं? आज हम चाय का कप पीते हुए जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि एजुकेशन लेने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो कौन कौन से मुल्क के ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है, कौन कौन से डिग्रीज़ के ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं, इस पे अप्लाई कैसे करते हैं, उनकी प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं, उनको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम कहाँ अक्सर ये चीज़ें बिल्कुल हमें लास्ट में पता चल रही हैं जब हम अप्लाई करने जा रहे होते हैं। तो उनके लिए हम प्री प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे पता हो कि उसके लिए ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ प्रिपेयर्ड हो हमारा। एक बात हमारी ये होगी, फिर वहाँ पे जाके डिग्रीज़ कितने की क्या क्या एक्सपेंसेस इस पे हो सकते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं तो कितने, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हम पहले से शुरू कर देते हैं ना। इधर हम या तो उनके लिए ऐसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, या हम उनके लिए एटलीस्ट इतना फ़ंड रखते हैं कि बच्चा बाहर आराम से जाके एजुकेशन अपनी पूरी करे और साथ में वो अपना जैसे कहते हैं ना लाइफ भी नॉर्मल स्पेंड कर सके। तो हम इस हिसाब से जो है मेरे आज ये आई भी पता नहीं क्यों बार-बार गिर रही है, खैर एनीवे जी मैं इसको ब्रेक में सेट कर लूँगी। तो हम इस हिसाब से जो है एक्सपेंसेस और सब चीज़ें मैनेज करके रखें। 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों के हिसाब से, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से, 1 बच्चे तो 1 बच्चे के हिसाब से, लेकिन हमें हम हमारे जहन में प्लानिंग हुई हुई हो, हम इस हिसाब से अपने आप को लेके चल रहे हों कि आज से इतने ज़माने के बाद इतने पैसे चाहिए होंगे। अभी मेरा बच्चा अगर 10 साल का है तो अगर ये 18 साल का होगा और मुझे इस तरह इसको बाहर भेजना होगा तो कितने एक्सपेंसेस लगने हैं, और मेरे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, कितनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, और कौन सी फील्ड कितने में पड़ेगी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए पेरेंट्स परेशान होते हैं। आज का शो जो है हमारा, आपकी चाय भी मुझे लगता है आज आप बहुत एक सिप करके चाय पियेंगे। ये बात तो सही कह रहे हैं। फिर दूसरा सिप, आपकी चाय भी ठंडी होती रहेगी बीच में, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज ऐसा है। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप हमारे सोशल मीडिया के सारे फोरम्स विच इज़ फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब चैनल, सबको लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए feedback@ashna.tv पे। सुना कि हम अभी आपके थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग की, थोड़ी सी इन चीज़ों की कि एक इंसान, एक बच्चा जब एक फील्ड में स्टेप करने वाला होता है, या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ सिलेक्ट कर रहा होता है, या वो प्रोफेशन सिलेक्ट कर रहा होता है, या वो अब्रॉड जाके पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें वो लोग हमारी कंसिडर करते हैं, किन किन चीज़ों पे पॉइंट्स होते हैं, कौन सी आइडियल जगहें हैं जहाँ पे जाके कौन कौन से कोर्सेज वो पढ़ सकते हैं, उस पर बात होगी। फिर CV राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज तक आई थिंक मुझे लगता है इंसान का, एक बच्चे का एक इंटरव्यू का जो इंटरव्यू देने आया उसका सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है ना उसकी CV होती है, और उसकी CV कैसे लिखी हुई होती है, CV के पैटर्न क्या होता है, 1 पेज CV क्या होती है, डिटेल CV क्या होती है, कवरिंग लेटर जो साथ में दिया जाता है वो क्या है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है जी CEO है स्पार्क कंसल्टेंसी इंटरनेशनल के शाहजेब रईस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बड़े ही मज़े के डिफरेंट टॉपिक पे बात करें। सब बच्चों के लिए भी एक गाइडलाइन है, और ये सारे पेरेंट्स जिस वक्त हमको देख रहे हैं जो अपने बच्चों को आगे भेजना चाहते हैं, उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, कि कोई कोर्स सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम CV पे अभी आएंगे इन द सेकेंड हाफ। पहले हाफ में हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, पहले हाफ में हम बात करते हैं वो डिग्रीज़ जो बाहर जाके बच्चे लेते हैं। अब वो डिग्रीज़ कैसे लेते हैं, क्या क्या चीज़ें काउंट होती हैं उसके अंदर, वो सब बात अभी होगी। शाहजेब, आप मुझे बताएं कि बच्चे जब आते हैं स्टूडेंट वीज़ा वाले, जब बाहर अब्रॉड जाके पढ़ना है, बाहर जाके पढ़ना है, तो कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप लिस्टेड हैं उनके लिए? अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का सबका थैंक्स, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। ये CV राइटिंग भी और स्टूडेंट वीज़ा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसले मसाइल आते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो स्टूडेंट्स कंट्रीज़ जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसके अलावा आजकल टर्की बहुत ज़्यादा लोग इन हो रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं लोग।
अच्छा, इसमें बजट के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पर हमने स्टडीज़ करनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर बजट आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर होता है। अच्छा, जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, जर्मनी हो गया, जर्मनी में बहुत ज़्यादा फोकस है, हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, वहाँ पे बजट कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा आपका कम बजट आ जाता है। कितना बजट मतलब? अगर हम बजट की बात करें तो ऑन एवरेज ये जो मैंने 4 कंट्रीज़ के नाम लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका बजट तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 15 लाख रुपए आता है इनिशियली, जिस पर ट्यूशन फीस होती है, उनकी अपनी एकोमोडेशन कॉस्ट होती है, काफ़ी सारी कॉस्ट होती है उसमें। 12 से 15 लाख? जी जी, करंटली पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू पे? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करते हैं टर्की की या हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ फ्री एजुकेशन है। हाँ ना? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, एग्जैक्टली। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जहाँ फ्री एजुकेशन का वर्ड लिखा हुआ है इट्स मीन के 100% फ्री। इट्स नॉट 100% फ्री फीस। बेसिकली उसमें ये होता है कि ट्यूशन फीस नहीं होती है, बाकी एग्जामिनेशन फीस है, आपकी एडमिशन फीस है, इनरोलमेंट फीस है, वो मुख्तलिफ तरह की फीसेज अवेलेबल होती है, लेकिन कंपैरेटिवली उसमें 30% एक्सपेंस आता है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए। तो ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम गाइडलाइंस उनको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि बेसिकली अगर आपने जो है जाना है किसी कंट्री, मूव होना है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो किस कंट्री को सिलेक्ट किया जाए अकॉर्डिंग टू द बजट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी अकॉर्डिंग टू द बजट भी आपने बता दिया कि वहाँ से 15 से 20 लाख और यहाँ पर उसका 30%, दैट इज आई थिंक 10 लाख के अंदर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एक बच्चा एक डिग्री ले लेता है, बैचलर्स कर लेता है 4 साल का, 4 साल का बैचलर्स, 5 साल का बैचलर्स, मतलब जो भी जिस भी उसमें ये हो जाता है। ठीक, 1 कम्युनिकेशन गैप, हमारा लैंग्वेज बैरियर। आपने बात की कि हम अब टर्की में बच्चे बहुत प्रेफर करने लगे हैं, जाने लगे। बहुत मसला है टर्की में लैंग्वेज बैरियर का, मतलब गूगल ट्रांसलेट में साथ साथ लेके फिरती हूँ, वरना तो हमारी बात ही नहीं हो पाती, वो पता नहीं क्या कह रहा होता है, मैं पता नहीं क्या कह रही होती हूँ। अच्छा, हम टर्की में 3 तरह के वीज़ा में डील कर रहे हैं। हमारे पास सिटीजनशिप वीज़ा भी है, स्टूडेंट वीज़ा भी है हमारे पास। हम अभी इन्होंने TRC वीज़ा भी स्टार्ट लिया, तो हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जो आपने भी लैंग्वेज बैरियर की बात की है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइल्स दिया, और ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक OET दिया, इंग्लैंड के लिए और आइल्स दिया, और अमेरिका के लिए ये क्या है, प्लैब का एग्जाम आप जो बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिफरेंट ये एग्जाम्स हैं जो आपने हेल्थ से रिलेटेड जो आपने एग्जाम्स बताएं, तो एग्जाम्स भी देने होते हैं, इसके साथ अपनी लाइसेंसिंग भी अप्लाई करनी होती है। देन आपको लैंग्वेज बैरियर की जो इंपॉर्टेंट बात अभी हो रही थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या अगर हम टर्की की बात करते हैं, एक स्टूडेंट लो कॉस्ट के चक्कर में यहाँ से मूव तो हो जाता है, लेकिन उसको कम से कम 6 months to 1 year लगता है कि किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अगर हम अभी उर्दू की लैंग्वेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर सके आज तक, तो एक नई लैंग्वेज को सीखना ही इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली, और एक एज भी होती है लैंग्वेज सीखने की। बिल्कुल, ये एक अलग स्किल्स इसके लिए रिक्वायर होती हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि कम बजट में जाना चाहते हैं, तो लेकिन वहाँ पर ये इशूज़ हैं, और जहाँ पर आप अच्छे बजट में जाना चाहते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं। एक बात मुझे बताइए शाहज़ेब, अभी हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे इसलिए अटके हुए हैं कि देखिए, एक बच्चा अगर अपनी प्रोफेशनल डिग्री के लिए, अपने बैचलर्स के लिए वो सिलेक्ट कर रहा है कि वो जाएगा, कहाँ जाएगा, जर्मनी जाएगा, जर्मनी। अब क्या जर्मन लैंग्वेज अगेन इज़ नॉट ईजी। अब वो बच्चा उस वक्त किस एज पे होगा, अराउंड 17-18, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, पहले वो जर्मन लैंग्वेज सीखेगा, फिर वो वहाँ पे एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा, क्या होगा? उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये होती है कि जो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं इस तरह की कंट्रीज़ में जाने के लिए, उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो पाकिस्तान में ही एडमिशन से पहले किसी भी अच्छे लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करें और अपना बेसिक जो उनका कोर्स होता है जो 3 months का, 6 months का, वो कंप्लीट करें, उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करें। एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट वो कम से कम 3 to 6 months में बेसिक्स तो सीख जाते हैं उसके, कि वहाँ पर जाके कुछ किसी शॉप पे खड़े होकर कुछ वो अपने डिमांड कर सकते हैं। सेकंड, इसका तरीका ये होता है कि जब आप यहाँ से मूव होते हैं जो किसी भी कंट्री में इस तरह के, तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज के कोर्सेज भी करवा रही होती हैं। अच्छा। तो वो कोर्स आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है कि जब आप ये कंडीशंस कंप्लीट कर लेंगे, कि जो कंडीशन उन्होंने लैंग्वेज की रखी हुई है कि आप 3 months का लैंग्वेज का कोर्स कर लें, 6 months का कर लें, जब वो कंप्लीट कर लेंगे तो, लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि जो आप छोटे से इंस्टीट्यूशन में पाकिस्तान में बैठ के वही लैंग्वेज का कोर्स एक लो कॉस्ट में कर लेंगे, डेफिनेटली वो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के अंदर हाई कॉस्ट में पड़ेगा कोर्स। ये इस तरह से मैनेज किया जा सकता है इसको।
ओके सो मतलब ये दो तरीके हैं। अगर आप अपने बच्चे को चाह रहे हैं कि आप उसको यूरोपियन कंट्रीज में भेजें तो आई थिंक बाय द एज ऑफ 6, 7, 8 ही आप उसको किसी इस तरह की लैंग्वेज को सीखने में लगा दें। सो उसके पास जब बाय द टाइम वो 17, 18 का होगा तो उसको वो लैंग्वेज भी आती होगी, वो उसमें भी एक्सपर्ट होगा और वहाँ पे वो फ्री एजुकेशन इन अ सेंस कि फ्री ट्यूशन फी उसकी हो जाएगी। ये सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। ये इसमें मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड ऑन कर देता हूँ मैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो जिनका मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश ही होता है। अच्छा, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जर्मन यूनिवर्सिटी है तो वो जर्मन टीचिंग लैंग्वेज उनका होगा, इस तरह नहीं है। बिल्कुल वो इंग्लिश में आपको स्टडी करवाएंगे, लेकिन डेफिनेटली आप जब यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं, आप अपने एकोमोडेशन में रह रहे होते हैं, आप किसी शॉप पे जाके बाइंग या परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उन तमाम चीज़ों में आपको लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंडेटरी होता है लैंग्वेज। इट्स मैंडेटरी। हाँ, ये नहीं है कि आप कह कि हम वहाँ जाके चलो सीख लेंगे और फिर उसके बाद। अच्छा, ये जो वहाँ जाके सीखने वाला आपने बताया यूनिवर्सिटी से, जिसमें थोड़ी सी ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो एडमिशन आपको उसके बाद मिलेगा या फिर एडमिशन आपको मिल चुका होगा लेकिन उससे पहले आपको वो कोर्स करना है? ये कंडीशनल ऑफर लेटर होगा। आपको मिल चुका होता है एडमिशन, क्योंकि उसी आपके ऑफर लेटर के ब्याफ के ऊपर आपका वीज़ा लगा हुआ होता है। लेकिन जब आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही वो कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, देन आप यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एज है इन लैंग्वेज कोर्सेज की? इन लैंग्वेज कोर्सेज की कोई सी पर्टिकुलर एज नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि स्टूडेंट वीज़ा हमें वो यूनिवर्सिटी या वो जो कंट्री दे रहा है हमें, वो किस एज ग्रुप वालों को दे रहा है और किस स्टडी प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। अगर मास्टर्स है तो अब बहुत सारे लोग, अगर हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे हैं कि जो अबव देन 40 ईयर्स हैं, 45 ईयर्स हैं, तो डेफिनेटली वो मास्टर्स को इवन दो वो मास्टर्स प्रोग्राम है लेकिन उसमें एडमिशन मिल जाएंगे, वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें डिफिकल्टीज उनको आ सकती हैं वीज़ा लेने में। लेकिन जो आपने लैंग्वेज की बात की, लैंग्वेज में एज बैरियर कोई भी नहीं है उसमें। डेफिनेटली अगर उनको वीज़ा मिला हुआ है और वो उस कोर्स में एनरोल्ड हैं तो उनको कोई इशू की बात। ऑलराइट, सो यूरोपियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज को प्रेफर किया जाता है? यूरोपियन कंट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जर्मनी है। अच्छा, जर्मनी की एक और भी इंपॉर्टेंट वजह है, स्वीडन भी है, ऑस्ट्रिया भी है, पोलैंड भी लोग जाते हैं। पोलैंड भी लोग जाते हैं? जी जी बिल्कुल। पॉलिश वहाँ पर वॉर्सॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अक्सर लोग जा रहे होते हैं, यहाँ से मूव होते हैं। नहीं, वहाँ पढ़ने क्या जाते हैं? इंजीनियरिंग करने काफी सारे लोग जाते हैं वहाँ पर। यूरोपियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा इंजीनियरिंग करने लोग जा रहे होते हैं? एग्जैक्टली। जो जर्मनी को लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो इंजीनियर्स जो हमारे पाकिस्तानी, बल्कि जिन्होंने बैचलर्स अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से किए वो होते हैं, इवन के वो भी जर्मनी को फोकस करते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग देखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है, तो वो जर्मनी सेकंड, थर्ड या मतलब टॉप 5 के अंदर आता है। तो इसी वजह से जो है वो जर्मनी को बहुत ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसको फोकस आजकल जो है वो टर्की को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फोकस। ठीक है, लेकिन उसका पासपोर्ट फिर भी कोई इतना खास स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी चलो बिल्कुल ऐसी है, करंट उससे तो बेटर है। बिल्कुल ऐसी है। ऑलराइट, अच्छा, ये वो कंट्रीज हुई जहाँ पे पेरेंट्स प्रॉबेबली अपने बच्चों को भेजना प्रेफर कर रहे होते हैं और बच्चे वहाँ जाके अपना बैचलर्स या मास्टर्स इस तरह कर सकते हैं और फिर प्रॉबेबली वहाँ पे अपना करियर भी आगे परस्यू कर सकते हैं। हो जाता है, मतलब ये तो नहीं कि दे हैव टू कम बैक। अगर वो किसी स्कॉलरशिप पे गए तो आई थिंक उसमें उनके ऊपर कोई वो होती है कि इतने साल पढ़ने के बाद यू हैव टू कम बैक एंड सर्व इन योर कंट्री। एग्जैक्टली। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू द करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये दो कंट्रीज़ हैं जो आपको लीडिंग टू आपको करती हैं सिटीजनशिप या रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी। न्यूजीलैंड भी कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड का टफ थोड़ा सा, जो परमानेंट रेजिडेंसी का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा टफ है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा लोग इसी फोकस से ज़्यादा जाते हैं कि वहाँ पर हम आफ्टर कंप्लीटेशन स्टूडेंट वीज़ा PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट उनको मिलता है। वहाँ पर वो 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है। जब वो कंप्लीट होता है देन वो लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी होता है। तो इन दो कंट्रीज़ में ये मतलब बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स को अगर वो यहाँ पर जाते हैं तो। अच्छा, और जर्मनी में ऐसा नहीं होता, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वो फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स हैं कि अगर वो जैसे 4 ईयर्स के डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसके बाद PSW तो बहुत सारे कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं। PSW मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, एग्जैक्टली। वो फिर लीगली बिहाफ के ऊपर जो एक स्टूडेंट को, दैट्स नॉट रेजिडेंसी। एग्जैक्टली 20 आवर्स पर वीक अलाउड होते हैं कुछ कंट्रीज के अंदर। स्टूडेंट वीजा के ऊपर लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं। लेकिन जब हम PSW पे आ जाते हैं स्टूडेंट को लेकर, तो वहाँ पर लीगली बिहाफ के ऊपर एज ए स्टूडेंट वो जैसे सिटीजन को तमाम वो कंट्रीज में अलाउड होते हैं वर्क, वो अपना फुल टाइम वर्क कर सकते हैं वहाँ पर।
ठीक है जी, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी मेरे अंदर यूं करके पॉप हो रहे हैं, लेकिन वो मैं भी कर स्टूडेंट वीज़ा की, जब वो स्टूडेंट वीज़ा लेके और कंट्रीज़ में कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र होते हैं और कहाँ पे उनका फ्यूचर ज़्यादा स्टेबल हो सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे सीवी राइटिंग पे कि सीवी कैसे लिखी जाती है, वन पेज क्या होती है, डिटेल सीवी क्या होती है, और सीवी में क्या क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए, और सीवी से रिलेटेड कुछ एप्स भी हैं, उन पे भी बात होगी। अच्छा शासिब, अब आप मुझे बताइए कि ये CV जो है ये कैसे लिखी जाती है और इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, मुझे एक दफ़ा किसी ने ये बताया था कि देखो जितनी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होंगी ना, वो तुम्हारे पॉइंट्स बनेंगे, और वो हम शायद बच्चों को पढ़ाते देखते नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर उनका कुछ है कि नहीं है। वो डिबेटर हैं, या वो कोई स्विमर हैं, या वो किसी गेम में हैं, या वो कोई वॉलंटियर वर्क करते हैं, ये सब हम देखते ही नहीं है। और जब ये CV लिखने वाला टाइम आता है तो ख्याल आता है अरे ये तो कुछ किया ही नहीं है ना। तो अब CV से रिलेटेड इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं। एक है CV, एक है रेज्यूमे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं अक्सर माइंड में। CV जो है वो एक डिटेल रेज्यूमे है। नहीं, जो CV का मतलब ये है कि डिटेल आपकी जो एस्पेक्ट्स हैं तमाम, आपकी एजुकेशनल, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल्स बहुत डिटेल में आ रही होती है। वो एटलीस्ट 2 पेज से ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मली। और जो रेज्यूमे है वो उसको फिक्स अप करना होता है 2 पेजेस पे। हमारे पास ऐसी भी CVs आती हैं जो 15 पेजेस पे होती हैं, लेकिन वो हमें टास्क ही देते हैं कि आपने इसको फिक्स करना है 2 पेजेस पे। वो रेज्यूमे बनवाना होता है उनको, उनका CV बना होता है। कोई प्रोफेसर है, समरी करनी होती है बेसिकली। तो अब जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो बात की है, वो इट्स डिपेंड कि हमने CV कहीं सबमिट करनी है या रेज्यूमे सबमिट करना है। अच्छा, ये जो हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं CV की और जो रेज्यूमे की, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, और जो हम पाकिस्तान के अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज़ में मैं क्लाइंट्स हैंडल कर रहा होता हूँ तो वहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हम लोग वर्ड तो CV का यूज़ करते हैं, लेकिन सबमिशन जो हो रही होती है वो रिज्यूमे होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 1 से 2 पेजेस का ही टाइम होता है कि हम उसको इतना अंडरस्टैंड कर लें और उसी को मानते हैं। बस इतनी प्रिसाइज CV, प्रिसाइज रिज्यूमे, 1 पेज CV। अभी आपने कहा CV छोटी नहीं होती, बट इस तरह के वर्ड्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब हम कहीं CV सबमिशन कर रहे होते हैं तो इसमें भी बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो हमने ये देखना होता है कि ये मैनुअल सबमिशन हो रहा है CV का, यानी कि कहीं हम ईमेल कर रहे हैं या हम किसी के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। ओके। जब ये 2 चीज़ें हम डिसाइड कर लेंगे, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कहीं ईमेल करनी है या कहीं पे पोर्टल पे अपलोड करनी है, दोनों के स्क्रूटनी प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं हर एम्प्लॉयर के। तो उस लिहाज से ही हमने CV बनानी है, रिज्यूमे बनाना है, तो उस लिहाज से हम बना रहे होते हैं अपना CV को। मतलब एक CV बना के रख नहीं सकते और अपडेट करते रहें इसको? नहीं, देखें, जैसे एक बॉटल का कैप होता है, वो हर बॉटल में फिक्स नहीं हो सकता, इसी तरह से रिज्यूमे तो कवरिंग लेटर है ना उसके लिए? नहीं, कवरिंग लेटर बिल्कुल है। कवरिंग लेटर हमारी सिर्फ स्किल्स को डिसाइड करते हैं। जो एम्प्लॉयर ने स्किल्स मांगे, हमने ये देखा है कि हमारे पास वो स्किल्स अवेलेबल हैं और हम उन स्किल से एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। लेकिन हमारी एजुकेशनल डिटेल्स, हमारी एक्सपीरियंस की डिटेल्स, हमारे करियर ऑब्जेक्टिव, वो तमाम तो हमारे CV पे रहेगा। हम कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते CV को और कवर लेटर को, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें जो हम CV पे मेंशन कर रहे होते हैं, उसमें जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अभी तक मेंशन होती हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड ऑब्सलीट हो चुकी हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम कौन सी, अब मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किन पॉइंट्स को देखना चाहते हैं CV के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टार्ट लेते हैं अपना CV, तो हम लेते हैं स्टार्ट पर्सनल डिटेल से। अब उसमें मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो ईमेल एड्रेस हो वो बड़ा फॉर्मल ईमेल एड्रेस हो। आपने नोट किया होगा अक्सर हमारे पास ईमेल एड्रेस ऐसे यूज हुए होते हैं कि जिसमें हमारे पास ये हम इम्प्रेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके नाम के साथ ईमेल एड्रेस हो, कोई ऐसा अनजेन्युइन आपका ईमेल एड्रेस ना हो कि जिससे आपके जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े एम्प्लॉयर के माइंड पे, ठीक है। आपका एक प्रॉपर आपका सेल नंबर मौजूद हो, उसमें ईमेल एड्रेस हो, और 4th चीज़ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर वो है तो उसका लिंक अवेलेबल हो। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत क्लियर बता देता हूँ कि अपना करियर ऑब्जेक्टिव है, अपनी ब्लड ग्रुप है, अपना मैरिटल स्टेटस है, CNIC की डिटेल्स हैं, ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं। ये अब पाकिस्तान में यूज़ नहीं करनी चाहिए, इंटरनेशनल तो वैसे भी यूज़ नहीं होती। ये आपका कंज्यूम करता है पेपर को, और कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। बेसिक क्या आना चाहिए? योर नेम, योर एज,
जी एंड हाँ, पर्सनल डिटेल में आपका नाम होना चाहिए, एग्जैक्टली आपका नाम होना चाहिए, पर्सनल डिटेल तीनों होनी चाहिए, आपका सेल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी वेबसाइट है या लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक्डइन प्रोफाइल ये एक नया हमारे पास, वो नया तो खैर नहीं है, ज़माने से लोग लिंक्डइन प्रोफाइल से वो करें, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल हर एक का नहीं बना हुआ, और हमारे जो बहुत सीनियर जो पोजीशंस पे होते हैं या जो अब 60s-70s में इवन दे आर अप्लाइंग फॉर, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं होते, तो लिंक्डइन प्रोफाइल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा राफिया, एक बात आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को कि बेसिकली हमने अपने पर्सनल अकाउंट है सोशल मीडिया पे, वो हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट पोर्टल्स के अपने बनाए हुए होते हैं। आजकल हर एक का अपना अकाउंट क्रिएट हुआ है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन का प्रोफाइल अकाउंट नहीं होता। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जो वर्ल्ड वाइड अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो लिंक्डइन के थ्रू हो रहा है, और लिंक्डइन इतनी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जबकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे लिए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपके पास एक अपना अगर पोर्टल होता है, देखें जब हमारे पास हम फेसबुक की बात करते हैं तो हमारे पास जो किसी के 2000 मतलब फ्रेंड्स होते हैं, किसी के 5000 फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स उन्होंने अपने ऐड अप किए हुए होते हैं। लेकिन यही नेटवर्क अगर आप लिंक्डइन पे बनाते हैं तो डिफरेंट कंपनीज़ के मैनेजर्स उसके ऊपर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है उसके अंदर के योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपका वो नेटवर्क जो क्रिएट हो रहा है तो आपकी वो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्थ बनाएगा आपका, कोई प्रोफेशनल नेटवर्क आपका। एग्जैक्टली आपने कहीं मूव होना है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो फोकस कर रहे होते हैं वहाँ पर, डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, और वो इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, या आप कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल वहाँ से ज़रूर आ जाती है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बना हुआ है, ऑप्टिमाइज हुआ है और उनको प्रॉपरली आपका जो वो कहना प्रोफाइल नज़र आ रहा होता है। हाँ, बड़ा ये भी अच्छा सवाल है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोफाइल बना हुआ होना ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जो लोग एसईओ की फील्ड से हैं वो बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने स्पेसिफिक कीवर्ड्स उसके अंदर यूज़ करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स उसमें यूज़ हमने करने होते हैं। How do we get to know the keywords? हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे अगर आप हेल्थ की इंडस्ट्री से हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो उसमें डिफरेंट जो जार्गन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो हमने पहले गूगल करने होंगे कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक एम्प्लॉयर, या ये कहना चाहिए वो स्किल्स भी हो सकते हैं आपके, कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं या कौन से ऐसे जार्गन्स हैं जो एम्प्लॉयर सर्च कर सकता है आपकी सीवी में या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको सर्च करने के लिए। कीवर्ड्स आपने कहाँ लिखने होते हैं? ये अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की अबाउट अस के अंदर लिखने होता है। अबाउट सेक्शन जो आ रहा होता है, जैसे आपने भी ये आपको चीज लोग इंस्टाग्राम के साथ भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। अब जैसे देखें, आपको अगर कोई सेल फोन चाहिए, आप क्या करेंगे, गूगल पे आप लिखेंगे आईफोन, जस्ट आईफोन 13X, नहीं तो X के बाद ही लिखोगे। अच्छा, सही बात है। अच्छा, उसमें आप कोई भी फोन का अगर आप जिक्र करती हैं तो वो प्रोफाइल खुल जाएगी। तो आप अब जो पीछे एम्प्लॉयर जो बैठे हुए हैं वो डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आपको सर्च आउट कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनके पास ये स्किल्स अवेलेबल हैं, और उसके थ्रू हमारे पास वो सीवीज आ सकती हैं या लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारे पास आ सकती हैं। उनको सर्च करते हैं, देन उनको अप्रोच करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ साथ इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपका प्रोफाइल डेवलप हो गया और ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका सर्च बॉक्स में नहीं आएगा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब तक आपके पास वो ऑप्टिमाइजेशन वाले वर्ड्स आपके प्रोफाइल में नहीं होंगे तो वो सर्च में नहीं आएंगे, तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखी वाली बात हो जाती है। राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फॉर योर करियर, फॉर योर किड्स करियर। शाम की चाय में आज बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट वीज़ा और उन कंट्रीज़ की बात की थी जहाँ पर बच्चे जाके अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं और वहाँ पर इतना करियर बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं CV राइटिंग पे या रिज्यूमे पे कि ये चीज़ कैसे बनती है। ये एक पूरी फील्ड है और इसके एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी लिंक्डइन प्रोफाइल की, जो कि वर्ल्ड वाइड अब लिंक्डइन प्रोफाइल यूज़ होता है। ये लिंक्डइन क्या चीज़ है? जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, ऐसा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी है लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में आप पहले बताइए कि लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल किस तरह का बनाना चाहिए कि वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव प्रोफाइल हो। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जब आपकी पिक्चर आती है तो पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है वो है हेडलाइन का। जैसे और ये पिक्चर कैसी होनी चाहिए? सेल्फी? अच्छा,
एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी प्रोफेशनल मीडियम की, तो ये हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो उसके अंदर पिक्चर वो यूज़ करें जो एक प्रॉपर पिक्चर इमेज हमारा कहीं से क्रिएट हुआ हो, ठीक है। डेफिनेटली हम किसी शादी की पिक्चर या अपनी किसी इनफॉर्मल पिक्चर को हम वहाँ पर सपोज नहीं कर सकते जो हम नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे लगा लेते हैं। इवन कि उसका बैकग्राउंड आपका बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए कि जिसमें आपका फेस फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब प्लेन हो बैकग्राउंड, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो कि फेस फोकस आपका होना ज़रूरी है। और जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता रहा था वो हेडलाइन थी। जैसे हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर हेडलाइन चल रही होती है किसी भी न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से जब आप अपनी स्किल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल में जो तमाम चीज़ें आप अपनी नीचे हाईलाइट करेंगे उसको आप फर्दर हाईलाइट करने के लिए आप अपने हेडलाइन दे रहे हैं कि बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग। तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वो फुलफिल करें उन तमाम चीज़ों को कि जो चीज़ आप कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, अब वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का वर्ड उसमें ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा उससे जो रेलेवेंट फील्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, थोड़ी सी रेलेवेंट फील्ड है। अगर हम उसमें बात करते हैं कि जैसे 3D एनिमेशन है, अगर हम IT सेक्टर के अंदर चले जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंट स्किल्स हैं, तो आप स्लैश करके उसको 4-5 स्किल्स को आप उसमें मेंशन ज़रूर करें जो आप समझते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एग्जैक्टली ये हेडलाइन हो गई हमारी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हेडलाइन का वहाँ कोई ऑप्शन आता है जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट इमेज आ रही होती है उसके बाद आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने हेडलाइन बेसिकली उसके अंदर एड अप। और ये वही जगह है जहाँ पे आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी पूरी प्रोफाइल को, वो बेसिकली उन्हीं 4-5 कीवर्ड से ही कर रहे होंगे जो आपने हेडलाइन के अंदर मेंशन किए हैं। और उन्हीं इंपॉर्टेंट लाइन एग्जैक्टली और उन्हीं 4-5 कीवर्ड्स को कोशिश ये करें कि जो उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है अबाउट का, उन सारे कीवर्ड्स को उसके अंदर भी कम से कम कहीं ना कहीं पुटअप करके उसको यूटिलाइज कर लें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के लिए कि जो प्रोफाइल आपकी सर्च बॉक्स में नहीं आ रही होगी वो आप अपनी वो देखेंगे जो आपके व्यूज़ इंक्रीज हो रहे होंगे एवरी वीक। आप जब अपनी जो इनसाइट्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये जो तमाम चीज़ें आपको बताई हैं मैंने टिप्स, उसमें ये अगर आप मतलब प्रॉपरली पुटअप कर लेते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि आपकी ऑप्टिमाइज़ हो गई है प्रोफाइल और आपके एवरी मतलब वीक के हिसाब से उसमें इंक्रीज हो रहे होंगे आपके। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की टिप ये बताऊं कि आपका जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, आप पहले उस प्रोफेशन का कोई रिनाउंड बंदा उसको सर्च करें और उसके उसमें जाके देखें क्या क्या लिखा हुआ है। वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स जो हैं वो पिक कर लें। मतलब गूगल की बात भी कर रहे थे, गूगल भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट। जब कॉपी पेस्ट की बात आती है ये तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव जब हम CV पे मेंशन कर रहे होते हैं, इवन कि वो वर्ल्ड वाइड ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जब हम मेंशन कर रहे होते हैं तो वो भी हम गूगल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। इवन के करियर ऑब्जेक्टिव आपका पर्सनल होना चाहिए ना, वो 2 से 3 लाइन। सो स्टूपिड। एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी। मुझे ये जो करियर के ऊपर सबसे CV के ऊपर लाइन लिखी होती है ऑब्जेक्टिव विद माय स्किल्स आई वांट टू डू दिस टू योर फर्म, दुनिया की सबसे फजूल तरीन लाइंस होती हैं। वो जिसने लिखा होता है उसको भी नहीं पता होती, जिसने कॉपी पेस्ट किया होता है उसको भी नहीं पता होती क्या लाइंस है। बिल्कुल ऐसी है। कॉपी पेस्ट की जो अभी असल में बात करेंगे तो उसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल आप अपने कंपेटिटर्स को देखें, आप जो आपके सीनियर प्रोफाइल्स हैं उनको बिल्कुल आप देखें कि उन्होंने किस तरह की बनाई हुई है, लेकिन जब तक आप अपने करियर को सीरियस नहीं लेंगे, कॉपी पेस्ट पे आप ध्यान रखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आप फर्स्ट लाइन लिखना चाह रहे हैं कॉपी, इवन के मैं आपको ये तक बताता हूँ कि CV में मैंने यहाँ तक नोट किया है कि जो करियर का जो स्पेलिंग है उसको जो ये क्या नाम है, लोग कैरियर लिखते हैं, कैरियर। एग्जैक्टली, कैरियर की स्पेलिंग कुछ और होती है, गाड़ी का कैरियर। एग्जैक्टली, तो वो उसमें स्पेलिंग तक मिस्टेक्स हुई होती हैं। तो जब आप अपना रिज्यूमे फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई फ्रेजेस या कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो उसमें। ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी उसके अंदर। अच्छा, अगर आप अपने CV और रिज्यूमे में लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी वहाँ लिखें तो ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन भी है, और दूसरा आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी उसके साथ, मतलब लोग पीपल कैन एक्चुअली सी यू ओवर देयर। एक पेपर उनके हाथ में या एक सॉफ्ट कॉपी वो देख रहे हैं, उससे अच्छा वो आपका पूरा प्रोफाइल वो आपको देख सकते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ रिकमेंडेशंस भी होते हैं। अब ये रिकमेंडेशंस मैं नहीं बताऊंगी, ही इज़ द एक्सपर्ट। रिकमेंडेशंस के लिए बताइए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। रिकमेंडेशंस हमें 2 तरह से मिल सकती है। एक तो जब हम अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हैं वहाँ पर, तो हम अपने फ्रेंड्स को इनबॉक्स कर सकते हैं कि जनाब आप हमें रिकमेंडेशन हमारी लिख दीजिए
ताकि जो भी हमारी प्रोफाइल पे आता है तो उसको अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास स्किल्स क्या हैं, और अगर एज अ कोलीग हमने इनके साथ काम किया है या हमने ऑफिस स्टाफ में काम किया है इनके साथ, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस अगर कर रहे होते हैं तो उसमें सर्विसेज के रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं या किसी से बिजनेस लेने जा रहे हैं, इसी तरह से वो एम्प्लॉयर जब हायर करने जा रहे हैं और अगर आपके रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग लिखे हुए हैं आपके टीचर्स की तरफ से, आपके कोलीग्स की तरफ से, तो उसके बड़े बेनिफिट्स हैं और उसके आपका कहीं ना कहीं हायरिंग में आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। वो पेड रिकमेंडेशंस भी होती हैं। पेड रिकमेंडेशंस में आपको सेकंड ऑप्शन ये बता रहा था कि लेट से आपने अभी अपना प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश बनाया है और आपके पास अभी कोई नेटवर्क नहीं है, आपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग कभी भी नहीं की है, तो उस कंडीशन में आप अपनी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। और लिंक्डइन प्रोफाइल की भी एक प्रीमियम सर्विसेज है। लिंक्डइन प्रोफाइल जो इवन कि हमारे पाकिस्तान में तो इसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत कम है। लिंक्डइन का रिवाज ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में लिंक्डइन यूज होता है इन चीज़ों के लिए। तो अभी अगर किसी का क्रिएट हुआ भी है तो वो बेसिकली प्रीमियम वर्जन नहीं होता, वो फ्री वर्जन होता है। अब प्रीमियम वर्जन की बात की जाए तो उसमें डेफिनेटली हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 10% ऑप्शंस जो है वो उनके ओपन होते हैं, बाकी 90% ऑप्शंस वो पेड होते हैं। तो अब अगर हम वो उन 90% ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे तो हमें तो पता ही नहीं है हम उससे बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय के लिए भी वो ऑप्शंस, अगर हम लिंक्डइन की अगर बात करते तो क्या पेमेंट है इसकी? हाँ, लिंक्डइन की अगर हम बात करते तो लिंक्डइन के उन्होंने एम्प्लॉय के लिए अलग दिया हुआ है, एम्प्लॉयर के लिए अलग दिया हुआ है और एंटरप्राइजेस के लिए अलग दिए हैं उन्होंने। डिफरेंट पैकेजेस हैं और ये पैकेजेस स्टार्ट होते हैं तकरीबन $150 से पर मंथ। तो डिपेंड करता है कि आपको सेल्स जनरेट करनी है, उससे आपको नेटवर्किंग बिल्डअप करनी है, आपका टारगेट क्या है। बेसिकली आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली उसमें से आपको सिलेक्शन करनी होती है कि वो प्रीमियम आप किस तरह का वर्जन लेना चाहते हैं। राइट, तो you have to spend per month as well on your LinkedIn profile to earn money. You have to spend it as well. Exactly. ये वाली बात हुई है ना? exactly. ठीक है, तो अब आपने प्रीमियम अपना प्रोफाइल बना लिया, अब आप इसको दोबारा अपने ऑर्डिनरी उस पे ला सकते हैं when you stop paying or something. जी बिल्कुल, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जब once you find a good job and you like मैं हर महीने क्यों $150 दे रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जब आप प्रीमियम वर्जन पे जाते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो लिंक्डइन हमें वैसे भी 30 डेज़ का एडिशनल टाइम हमें देता है कि आपका वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल पुट ज़रूर हो जाती है लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डिडक्ट होता नहीं है, बेसिकली ट्रायल वर्जन होता है। हाँ। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप अमाउंट स्पेंड ना भी करें और आपको रिक्रूटमेंट में तमाम प्रोसेस का अंदाज़ा हो जाए और प्रीमियम के ऑप्शंस भी सारे पता चल जाए, आप कंफर्टेबल फील करने लगे उन ऑप्शन से, तो आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं। 30 डेज का ट्रायल वर्जन होता है इनिशियली, देन अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप उसको प्रीमियम वर्जन ट्रायल, एग्जैक्टली ये फ्री ट्रायल होता है। मतलब उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल जरूर उसमें आ जाएंगी, बट अगर आपने 13 डेज के बाद उस पे ऑप्ट 30 डेज के बाद उस पे ऑप्ट नहीं करना तो यू कैन कैंसिल इट। एग्जैक्टली, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट इट वाज। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट करा है तो यू स्टिक टू इट, है ना? एग्जैक्टली। ये बात, ये देखिए ना, ये तरीके होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी ना उन चीज़ों पे आते हैं जो कि एज अ पॉइंट काउंट होते हैं जब हम पाकिस्तान से बाहर जॉब्स देख रहे होते हैं। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में तो शायद वो इतना नहीं काउंट करते हैं, इन चीज़ों को अभी तक नहीं करते, पर अगर हम पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं, इमिग्रेशंस के लिए भी अप्लाई कर रहे होते हैं या वैसे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर वो काउंट होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? अच्छा, जब हम डेनमार्क के लिए, मैंने कुछ सीवीज़ जो है वो डेनमार्क की भी बनाई हुई हैं, तो वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स हैं जिनका मैंने रिज्यूमे राइटिंग किया था, तो मुझे वहाँ से कुछ अपने क्लूज़ मिले थे इस तरह के कि वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा वर्थ है और इवन के वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से डिसाइड करते हैं कि बेसिकली एप्लीकेंट जो है वो चाहता क्या है और उसके अंदर क्या स्किल्स हो सकते हैं। मैं आपको ये एक बड़ी मजे की बात बताऊँ। मैं एक दफ़ा स्कॉलरशिप के लिए गई थी और आखिर में हम सिर्फ 2 लड़कियाँ थी जो बची थी स्कॉलरशिप के लिए, एंड वी वर लाइक फाइनलाइज्ड कि हम में से कोई एक जाएगा। तो द गर्ल हु वाज प्रेफर्ड ओवर मी, वो एकेडमिकली मुझसे कम थी, एकेडमिकली मैं स्ट्रॉन्ग थी, आई वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट, बट वो मुझसे कम थी, बट वो सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर, बिकॉज शी वाज आरजे एट सम एफएम, तो शी वाज सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। ऑलराइट। एंड आई वाज लाइक जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग उस पे, तो आई वाज स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। तो ये वाली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको इस तरह फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो उसमें अगर आप इंगेज होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आप सोशली इंगेज हैं कहीं पर, तो ये अगर आप स्पेशली अगर आप इंटरनेशनली अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर जो किसी भी कंट्री में आप जो एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कोशिश ये करें कि जो आप अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन कर रहे हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर मेंशन करें, जो आपके लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस उसको पहले मेंशन करें।
अच्छा, इसमें अगर आप अपनी एकेडमिक रिज्यूमे मेंशन कर रहे हैं तो एकेडमिक रिज्यूमे में हमेशा एजुकेशन पहले आती है, एक्सपीरियंसेस बाद में आते हैं। लेकिन अगर हम किसी मैनेजमेंट की जॉब के लिए किसी भी दूसरी एक्सपीरियंसेस पहले आते हैं, बाद में हमेशा एक्सपीरियंसेस पहले आते हैं, एकेडमिक जो चीज़ें बाद में आ रही होती हैं। क्या बातें हैं जी, क्या बातें, पता थी आपको? नहीं पता थी ना, मुझे भी नहीं पता थी। थैंक यू शान, थैंक यू सो मच। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इनसे एक्सट्रैक्ट की और अभी भी मेरे जहन में पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दैट आई थिंक आई माइट बी कॉलिंग हिम बैक अगेन। और आप लोग भी, आप लोगों के जहन में भी आ रहे होंगे, तो आप लोग भी हमको फीडबैक दीजिए, feedback@agenow.tv पे या हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम हैंडल पे या यूट्यूब के जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे वहाँ से हम पढ़ के इन सब सवालात को फिर से जमा करके फिर बुला लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू शाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।